क्लास 9th चैप्टर सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि हम सभी ऑर्गेनिज्म जो इस यूनिवर्स में हैं एक स्मॉलेस्ट यूनिट से मिलकर बने हुए हैं जिसे हम सेल कहते हैं। बड़े से बड़ा एनिमल एलिफेंट ब्लू व्हेल से लेते हुए छोटे छोटे जानवर जैसे कि अमीबा पैरामीशियम बैक्टीरिया सभी सेल से मिलकर बने होते हैं। सेल क्या होता है? सेल को हम कह सकते हैं सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर देने वाली एंड फंक्शनल मतलब मीन उसके अंदर फंक्शन करने वाली सबसे छोटी यूनिट को ही हम सेल कहते हैं। तो सेल इज डिफाइंड एज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लाइफ ऑर्गेनिज्म। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो केवल एक सेल से मिलकर बने होते हैं और वहीं कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं। Organisms that are made up of only single cells are called unicellular organism। यूनि मतलब सिंगल, सेल मतलब सेल। इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम, अमीबा, बैक्टीरिया, इरेसियम एंड मैनी ऑफ। एंड ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हों उन्हें कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी मतलब मैनी एंड सेल मतलब फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका एग्जाम्पल है फंगस, प्लांट एंड एनिमल। एंड ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जो प्लांट एंड एनिमल्स होते हैं वो मल्टीसेलर ही पाए जाते हैं। एंड एक और बात, एवरी मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म हैव कम फ्रॉम सिंगल सेल। हर मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म जो है सिंगल सेल से आया है और फिर हर सेल अपने सेलों में डिवाइड होता गया और डिवाइड होते होते उसने एक मल्टी सेलुलर बॉडी कन्वर्ट कर ली। जो सेल होता है किसी ऑर्गेनिज्म का इसे हम कह सकते हैं एक दीवार। दीवार के अंदर जो एक ब्रिक होती है, एक ब्रिक ही रिपीट होती रहती है और पूरी दीवार को बना देती है। उसी तरीके से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी एक सेल होता है और वही रिपीट होते होते पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को बना देता है। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें एक ही सेल सारे काम करता है, लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ सेल बना दिया जाता है। जैसे कि जब सेल ग्रुप में आते हैं तो टिश्यू बना लेते हैं और जब टिश्यू ग्रुप बनाते हैं तो वो ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन ग्रुप बना करके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं एंड ऑर्गन सिस्टम की मदद से एक ऑर्गेनिज्म बनता है। और अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग लाइफ फॉर्म की वजह से जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बॉडी में भी थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। जैसे कि हम ह्यूमन बॉडी की बात कर लें, हमारी बॉडी के अंदर एक हार्ट होता है, स्टमक होता है, इंटेस्टाइन होती है जो कि और इन सब के जो फंक्शंस होते हैं वो सभी अलग अलग होते हैं और ये सारी बॉडी मिलकर के हमें बनाती हैं। अब देखिए, एक सेल के अंदर कुछ कंपोनेंट्स भी होते हैं और इन जो कि अलग अलग काम करने के लिए बने होते हैं। इन कंपोनेंट्स को हम सेल ऑर्गेनेलिज कहते हैं और सेल ऑर्गेनेलिज किसी स्पेसिफिक फंक्शन को कंडक्ट करने के लिए होती हैं एक सेल के अंदर। एंड सेल जो होता है जिंदा रह सकता है बिकॉज ऑफ द सेल ऑर्गेनेलिज। एंड अ सेल ऑल्सो हैज़ गॉट डिवीजन ऑफ लेबर्स और सेल के अंदर भी डिवीजन लेबर्स होता है इन फॉर्म ऑफ सेल ऑर्गेनेलिज। एंड अब हम चलते हैं सेल शेप एंड साइज पर। जैसा कि हमने देख रखा है कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म का शेप एंड साइज अलग अलग होता है। तो क्या
उन सब के सेल का साइज भी एक जैसा होता होगा? असल में नहीं। अलग अलग ऑर्गेनिज्म का सेल का साइज अलग अलग हो सकता है। किसी का साइज स्पेरिकल होता है, किसी का सिलेंड्रिकल होता है, किसी ऑर्गेनिज्म का साइज स्टार शेप का भी होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म पॉलीगॉन, स्पेरिकल, क्यूबोइडिकल एंड मेनी ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ शेप जो हमारी बुक में आपको दिखा रखी हैं अलग अलग टाइप शेप में पाए जाते हैं। कुछ सेल जैसे अमीबा टाइप एंड बैड ब्लड सेल्स जो होते हैं अपने शेप को चेंज भी कर सकते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल एंड प्लांट के जो सेल होते हैं वो फिक्स शेप के होते हैं। उनका शेप एंड साइज ऑफ एनिमल रिलेटेड टू फंक्शन ऑफ इट विच इट परफॉर्म। मीन टू सी ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म का जो सेल का साइज होता है वो डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का फंक्शन परफॉर्म करेगा। सेल वेरी इन नंबर, शेप एंड साइज नॉट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बट इन वेरियस पार्ट ऑफ सेम बॉडी। सेल का नंबर, शेप एंड साइज वेरी कर सकता है अलग अलग पार्ट में बॉडी के। जहाँ पे सेल्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है या जहाँ पे सेल की फंक्शनिंग करने की रिक्वायरमेंट या जो वर्क इस पार्ट का वर्क ऑर्गेनिज्म ज़्यादा करता है वहाँ पे हमें सेल ज़्यादा देखने को मिलते हैं एज कंपेयर टू द पार्ट वेयर रिक्वायरमेंट ऑफ सेल इज नॉट सो मच। अभी तक जो सबसे छोटा सेल पाया गया है वो PPLO है, मतलब प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसका मेजरिंग केवल 0.1 माइक्रोमीटर है डायमीटर के हिसाब से। अनदर स्पेरोजाइट्स ऑफ प्लाज्मोडियम, जो मलेरिया पैरासाइट होता है, प्लाज्मोडियम होते हैं जो मलेरिया फैलाते हैं, और उसका थोड़ा सा बड़ा होता है 2 माइक्रोमीटर। और अब तक जो सबसे लार्जेस्ट एनिमल सेल में मिला है वो है ऑस्ट्रिचेक का, जिसका मेजरमेंट है 170 इंटू 135 मिलीमीटर इन डायमीटर। एंड जो ह्यूमन बॉडी का सेल होता है एवरेज में लें 20 to 30 माइक्रोमीटर। हम सेल को कैसे देख सकते हैं? सेल बहुत छोटे होते हैं, तो सेल को देखने के लिए हम एक डिवाइस का यूज करते हैं जिसका नाम है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप जो होता है उसका वर्क क्या होता है? माइक्रोस्कोप छोटी चीज को मैग्नीफाई कर सकता है। इट इज डिवाइस दैट इज यूज टू सी स्मॉल थिंग, जिसकी मदद से हम किसी चीज़ को 2000 गुना 3000 गुना मैग्नीफाई कर सकते हैं और उसे देख सकते हैं। एक बार सेल वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट फॉर अ पार्टिकुलर सेल एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो किसी सेल का जो वॉल्यूम होता है वो कांस्टेंट रहता है, वो किसी ऑर्गेनिज्म के साइज से इंडिपेंडेंट रहता है। एंड किसी ऑर्गेनिज्म साइज होता है डिपेंड करता है उस पर कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं। किसी एक सेल का वॉल्यूम उसे इम्पेक्ट नहीं करता। असल में कोई ऑर्गेनिज्म कितना बड़ा होगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसके अंदर नंबर ऑफ सेल कितनी हैं, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सेल तो वैसे ही बहुत ही कम होता है। एंड नंबर ऑफ सेल इज रिलेटेड टू साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म और बॉडीज। और जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स होंगे उतना ही बड़ा साइज होगा ऑर्गेनिज्म का। एंड इसीलिए और छोटे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके अंदर जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं वो कम होती हैं, लेकिन ऑर्गेनिज्म जैसे कि एलिफेंट, बनैन ट्री, यहाँ तक कि इंसान, उनके अंदर काउंटलेस नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। जैसे कि एक इंसान के अंदर 100 ट्रिलियन ऑफ सेल प्रेजेंट हो सकते हैं एक इंसान के अंदर। इस वजह से वो उसका साइज भी बहुत बड़ा होता है एक इंसान का। इसलिए प्लांट हुआ, एलिफेंट हुआ, उसमें तो और भी ज़्यादा होते होंगे सेल्स के साइज। तो इस वजह से हम कह सकते हैं साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म डिपेंड इस बात पे करता है कि उसमें नंबर ऑफ सेल कितना है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट,
हम अब देखेंगे कि सेल किन किन चीज़ों से मिलकर के बना होता है, हाउ सेल इज मेड अप ऑफ, एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, और सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है। हम इसमें एनिमल सेल एंड प्लांट सेल्स लेंगे। हमारी बुक में एक सेल का डायग्राम जो एनिमल का है और एक सेल का डायग्राम जो कि प्लांट का है हमें दिखा रखा है। उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट्स में दिखा रखे हैं। हम इन्हें के बारे में भी जानेंगे, लेकिन हम देख सकते हैं इसमें जो मेन हमारे पार्ट होते हैं जो इसमें दिखा रखे हैं। हमें पहला हमें दे रखा है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक डेंस स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे दिखा रखा है, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे। एक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म, गोल्गी apparatus, माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, राइबोसोम्स, ये कुछ पार्ट्स हैं जो कि हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट हैं, एनिमल सेल के अंदर। उसी तरीके से हमें प्लांट का भी डायग्राम दिखा रखा है। प्लांट के डायग्राम में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, वैक्यूल्स हैं, गोल्गी apparatus है, न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्लोरोप्लास्ट है एंड माइटोकॉन्ड्रिया है। हम आपको बता दें कि ये डायग्राम जो सेल के हमें दिखा रखे हैं ये हाईली मैग्नीफाइड हैं। हमने इन्हें बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई करके एक माइक्रोस्कोप से तब इन्हें ड्रॉ किया है। तो अब हम ये जानते हैं कि ये जो हमने अभी नाम लिए ये सब क्या हैं। असल में ये सब कंस्टिट्यूट ऑफ सेल्स हैं। इनके बारे में हम वन बाई वन करके समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। प्रोटोप्लाज्म जो होता है उसे कह सकते हैं लाइफ गिविंग सब्सटेंस। प्रोटोप्लाज्म होता है जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। हम कह सकते हैं सेल इज मेड अप ऑफ लाइफ गिविंग सब्सटेंस कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। एंड जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसके अंदर ज़्यादातर सब्सटेंस सेल के प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड ईटीसी। एंड लाइफ गिविंग प्रॉपर्टीज होने की वजह से प्रोटोप्लाज्म को हम फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ भी कहते हैं। और हम कह सकते हैं ए सेल इज ए यूनिट मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म। सेल जो होता है एक यूनिट मास होता है प्रोटोप्लाज्म का, विच इज लिमिटेड बाई मेम्ब्रेन एंड कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल फंक्शन ऑफ लाइफ। जो कि एक मेम्ब्रेन हम पढ़ेंगे जिसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके द्वारा बाउंड अप किया जाता है और उसके अंदर ही एक सेल अपने सारे बेसिक फंक्शन को परफॉर्म करता है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप मैंने आपको बताया, उसमें हम मेनली जो तीन चीज़ों को हम देखते हैं। पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये तीन चीज़ें होती हैं किसी भी सेल के अंदर में मेनली दिखाई देती हैं। और इनके बारे में हम वन करके समझते हुए चलते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक डेलिकेटेड मेम्ब्रेन होती है जो कि सेल के सारे कंटेंट को अपने अंदर ऑक्यूपाई करके रखती है। कंटेंट ऑफ सेल enclosed by a thin delicated living membrane called plasma membrane। एक थिन डेलिकेटेड मेम्ब्रेन में जिसके अंदर सारे के सारे कंस्टिट्यूट ऑफ सेल प्रेजेंट हैं उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये जो होती है सेल को आउटर एनवायरनमेंट से अलग करती है। इट इंक्लोजेस द अदर टू कंपोनेंट्स, और ये दोनों कंपोनेंट को अपने अंदर कंस्टिट्यूट कर रखती है, दैट इज न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म इसी के अंदर होते हैं। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म मिलकर ही प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है उसी के कारण कुछ सब्सटेंस सेल के अंदर जाते हैं और वो उन्हें अलाउ करती है, परमिट करती है, और वहीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ सब्सटेंस को अलाउ नहीं करती। इसीलिए
हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। मतलब सेमी परमिएबल कुछ किसी सब्सटेंस को जाने देगी और किसी सब्सटेंस को नहीं जाने देगी। एंड जो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा, वो उस प्रोसेस से होता है जिसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन इज अ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन एरिया टू लेस कंसंट्रेशन एरिया। डिफ्यूजन जो होता है वो प्रोसेस होती है जिसमें इस सब्सटेंस जो होता है हाई कंसंट्रेशन एरिया से लो कंसंट्रेशन एरिया की तरफ फ्लो करता है। एंड ये जो होता है गैस, लिक्विड एंड सॉलिड तीनों में देखने को मिलता है। जैसे गैस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। जो हमारे गैसेस होती हैं ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वो सेल मेम्ब्रेन के द्वारा डिफ्यूजन की प्रोसेस से फ्लो होती हैं। इसी तरीके से डिफ्यूजन का एक कैटेगरी और आती है जिसे हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस जो होता है एक स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन होता है। एंड ऑस्मोसिस को हम इस तरीके से कह सकते हैं कि डिफ्यूजन ऑफ वाटर और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम द वीक सॉल्यूशन टू स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन। मीन से ऑस्मोसिस केवल लिक्विड्स के लिए होता है और इसमें फ्लो ऑफ लिक्विड फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन एरिया। मतलब कि जिस वीक सॉल्यूशन बोलने से हमारा मतलब ये था जिसकी कंसंट्रेशन कम है एंड स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो एक और वो भी सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा। हम डिफ्यूजन में ऐसी कोई परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं होती, लेकिन ऑस्मोसिस में एक मेम्ब्रेन आ जाती है। तो ऑस्मोसिस इज अ फ्लो ऑफ लिक्विड फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन एरिया टू लो कंसंट्रेशन एरिया। इसके बाद जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो हमारी बॉडी में वाटर का मूवमेंट होता है या सेल के अंदर जो मूवमेंट होता है वो डिफ्यूजन की प्रोसेस से होता है। तो ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन एरिया टू लो कंसंट्रेशन एरिया थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जैसा कि हम देख सकते हैं, हम इनका एग्जाम्पल लेते हुए देखते हैं। जैसे कि एक एक्सपेरिमेंट में दे रखा है कि हमने इंक ड्रॉप लिया और इंक ड्रॉप लेकर के वाटर में डाल दी। हमने वाटर में डालने पर हमने देखा कि वो धीरे धीरे करके उसके इंक के जो मॉलिक्यूल हैं सेपरेट होते हैं और सेपरेट होते होते वो पूरे के पूरे लिक्विड को ब्लू कलर का कर देते हैं। तो ये जो होता है ये मूवमेंट होता है, इसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। ये हमारा एक कॉमन एग्जाम्पल था डिफ्यूजन का। लेकिन क्या हो कि जब हम एक प्लांट और एनिमल सेल को शुगर या सॉल्ट सॉल्यूशन में पुट करें तो क्या होगा? तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास 3 केस आते हैं। पहला, ऐसा हो सकता है जो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन द सेल एंड सॉल्यूशन दोनों में सेम हो। तो इस तरीके के सॉल्यूशन जिसमें कंसंट्रेशन सेम होता है ऐसे सॉल्यूशन बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मीडियम सराउंडिंग द सेल हैव सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ऐसी कंडीशन में जो नेट फ्लो ऑफ वाटर है वो नहीं होगा, या फिर जितना वाटर आउट होगा उतना ही वाटर इन होगा आइसोटोनिक केस में। सेकंड केस होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हम तो देख सकते हैं मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज हायर वाटर कंसंट्रेशन देन सेल। जो सेल के अराउंड में वाटर है उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज कंपेयर टू इनसाइड अ सेल। तो ऐसी कंडीशन में जो वाटर होगा वो सेल के इनसाइड मूव करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, और जिसकी मदद से जो हमारा सेल होगा वो फूल जाएगा। एंड थर्ड कंडीशन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज लोअर वाटर कंसंट्रेशन देन सेल। अगर जो मीडियम है सराउंडिंग में उसमें वाटर कंसंट्रेशन कम है एज कंपेयर टू सेल, तो ऐसी कंडीशन में सेल विल सिंक
तो ऐसी कंडीशन में सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा एंड वाटर उसमें से बाहर निकलेगा। ये 3 केस हो सकते हैं हम जिन्हें नोटिफाई कर सकते हैं। अब देखिए, इसी को हम एक एग के साथ भी नोटिफाई कर सकते हैं। अगर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू कंसंट्रेशन इनसाइड अ एग, तो जो एग होगा हमारा वो स्वेल करेगा, क्योंकि वाटर इनसाइड मूव करेगा, क्योंकि बाहर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर ज़्यादा है और कंसंट्रेशन अंदर कम है, तो ऐसा सॉल्यूशन बोलेंगे हाइपोटोनिक। और वहीं अब हम थोड़ा सॉल्ट मिलाते हैं और सॉल्ट मिलाने से कंसंट्रेशन कम हो जाता है वाटर का, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा एग है वो स्वेल कर जाएगा, स्वेल सिंक कर जाएगा, क्योंकि अब कंसंट्रेशन कम हो चुका है उसके एज कम्पेयर टू इनसाइड अ सेल। अब इसके बाद एक क्वेश्चन तो हम देख सकते हैं, हु डिस्कवर द सेल एंड हाउ। सेल किसने डिस्कवर किया था और कैसे। सेल जो डिस्कवर किया था वो रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर किया था विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, जिसके एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप की मदद से रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था। वाई इज द सेल कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं? इसका रीजन, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिम्स हैं सभी सेल से मिलकर बने होते हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर हों चाहे वो मल्टी सेलुलर हों, और सभी में जो बेसिक फंक्शंस ऑफ लाइफ होते हैं वो सेल के द्वारा ही परफॉर्म किए जाते हैं। ईच सेल परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शन दैट आर कैरेक्टराइज ऑल लिविंग फॉर्म्स एंड वो उनको स्ट्रक्चर देता है, उन्हें एक स्ट्रक्चर भी सेल की वजह से ही मिलता है। जैसा उनका सेल होगा वैसा ही उनका स्ट्रक्चर आगे चल के बनेगा, इसलिए हम सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहते हैं। एंड हाउ सब्सटेंस लाइक CO2 एंड O2, जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन कैसे सेल के इन एंड आउट होते हैं, और सिमिलर वाटर भी कैसे इन आउट होता है। तो हमने जैसे बताया था, जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन जो होती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड फ्लो थ्रू हाई कॉन्सेंट्रेशन एरिया लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया। सिमिलरली वाटर जो होता है ऑस्मोसिस की मदद से इन एंड आउट होता है। सेकेंड, वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो कुछ सब्सटेंस को परमिट और एंट्री देती है टू मूव इनसाइड और आउटसाइड द सेल, और कुछ को प्रिवेंट करती है टू मूव इनसाइड द सेल। तो वो सेलेक्टिव होती है, किसको वो इनसाइड जाएगी और किसको इनसाइड नहीं जाने देगी, इसलिए हम उसे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। और इसके लिए जो वो प्रोसेस करती है उसे डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो है हमारा सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है? जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे प्रोटिस्टाइड्स एंड फंगस एंड प्लांट्स, उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अराउंड में एक थिक रिजिड नॉन लिविंग एडिशनल कवर होता है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल क्या होता है? सेल वॉल इज अ रिजिड पोरस एंड कंप्लीटली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेल वॉल जो होती है रिजिड मीन टू से ठोस, पोर्स मीन टू से उसके अंदर पोर्स होते हैं, एंड कंप्लीटली परमिएबल मीन टू से वो उसके अंदर से सब कुछ पास हो सकता है। वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन नहीं होती। सेलुलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट। जो सेलुलोज होता है उससे हमारा सेल वॉल बना होता है, और सेलुलोज जो होता है वो एक स्ट्रक्चरल ठोस बहुत मजबूत स्ट्रेंथ होती है उसके अंदर, तो इसीलिए हमारे प्लांट्स को वो खड़ा रखने में, स्ट्रेट खड़ा रखने में हेल्प करता है। और वहीं जो सेल वॉल फंगी के अंदर होती है
बहुत चिटिन से मिलकर बनी होती है। अब हमारी सेल वॉल जो प्लांट के अंदर प्रेजेंट होती है वो कौन कौन से परफॉर्म करती है, फंक्शन होते हैं उसके। सेल वॉल जो होती है, पहला फंक्शन रिजिडिटी एंड शेप टू द प्लांट सेल, रिजिडिटी और शेप प्रोवाइड करती है एंड वो प्लांट को ड्राई होने से रोकती है। इट प्रिवेंट ड्राई अप ऑफ सेल एंड इट प्रोटेक्ट द इंटरनल कंटेंट ऑफ द सेल अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी, और वो अंदरूनी हिस्सों को किसी मैकेनिकल इंजरी या फिर किसी चोट लगने से, जो चोट खराबी आती है उससे बचाती है।